वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2026 और 27 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि सारनाथ बौद्ध स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। भुवनेश्वर में एआई अनुकूलित डेटा सेंटर और केंद्र स्थापित किया गया और ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों फोरम बैठक 2026 का आयोजन हुआ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई, सीएटी और फर्स्ट ग्रेड का जो दिसंबर के अंदर विशेष जो पद आए हुए हैं, उनके लिए भी ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। क्योंकि डेली की क्लास देखो, आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि डेली की क्लास अगर करंट में रूटीन बनाए रखा तो आप हर जो है करंट को कवर कर सकते हो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। डीआरडीओ ने हाल ही में किस लंबी दूरी की स्पेस में वायु में मार करने वाली मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? वो है कुशा मिसाइल। किस देश ने ग्रेविटी 1 वाहक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके 9 उपग्रहों को उनके निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया? चीन ने। भारत ने हाल ही में किस क्षमता का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया? 350 किलोग्राम थ्रस्ट। भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 का आयोजन कब करेगा? 2 से 5 नवंबर 2026। 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता? अली रजा फिरोजा ने। केवल औषधि और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए पीएलआई ऑटो योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयों के साथ देश के अंदर प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र। तो ये हमने परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई। और ये अपनी ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी ना, आज आपको वीकली टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को करेंगे लाइक और शेयर। और आज की क्लास बहुत ही गजब की रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। पक्का सीएटी के अंदर टपकेगा, सीएटी के अंदर ये छपेगा प्रश्न है। चाहे 12वीं लेवल का एग्जाम है, चाहे आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, सीएटी के अंदर ये प्रश्न जरूर आएगा, ये देख लेना। तो भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया? तो सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल है, उनको शामिल किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। ये लगभग पिछले 2025 के अंदर भी इनकी जो है मांग रखी गई थी भी इनको शामिल करो, लेकिन अब ये जो है शामिल हो चुके हैं। अभी जो अपने 48वां सत्र हुआ था यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का दक्षिणी कोरिया के अंदर, तो वहां पे भारत की 45वीं धरोहर के रूप में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए चर्चित स्थान है, वहां से बनेगा। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र हुआ था बुसान, दक्षिणी कोरिया के अंदर। भारत की नई विश्व धरोहर 45वीं बन चुकी है सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल। चयन चक्र हुआ है 2025-26 में। सारनाथ के प्राचीन स्थलों को 1998 में विश्व धरोहर की संभावित सूची के अंदर शामिल किया गया। यानी कि सारनाथ के जितने भी जो प्राचीन स्थल है ना, 1998 के अंदर विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत ने भी विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना था 2021 से लेकर 25 के बीच में। और इसके अलावा भारत ने भी विश्व धरोहर समिति की पहली मेजबानी की थी नई दिल्ली के अंदर जुलाई 2024 के अंदर। ये भी सीएटी के अंदर प्रश्न आ सकता है। भारत के अंदर टोटल विश्व धरोहर स्थल 45 हो गए। और वैश्विक रैंकिंग देखें तो विश्व के अंदर छठा और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। तो अभी ताजा भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो है सारनाथ की जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उनको शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चर्चा में है पूरा, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना।
हाल ही में भुवनेश्वर में एआई अनुकूलित डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना किस कंपनी ने घोषित की है? अब ये लीजिए भी, भारत का पहला एआई अनुकूलित डेटा सेंटर स्थापित होगा कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। तो उसके लिए जो केंद्र स्थापित करने की जो योजना है वो किस कंपनी ने घोषित की? तो वो की है HCL टेक्नोलॉजीज ने। किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। कंपनियां हैं HCL टेक्नोलॉजीज एवं सर्वम एआई, दोनों ने मिलकर ये स्थापित करेंगे एआई अनुकूलित डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेंगे उड़ीसा के अंदर। लागत आएगी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की और स्थान रहेगा उड़ीसा। सोरेन एआई पार्क रहेगा, वहां पे स्थापित होगा। क्या उद्देश्य है? सुरक्षित, स्केल लेवल और स्वदेशी एआई डिजिटल अवसंरचना विकसित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब भारत का पहला एआई अनुकूलित डेटा सेंटर स्थापित होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। 24 जुलाई 2026 को टेक्सास के स्टार बेस से स्टारशिप फ्लाइट 13 का सफल प्रक्षेपण किस कंपनी ने किया है? ये देखो आपके सामने चर्चा में है ये भी। तो 24 जुलाई 2026 को टेक्सास के स्टार बेस से स्टारशिप फ्लाइट 13 का सफल प्रक्षेपण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो इसी का है, आपको पता है भी स्टारशिप के बारे में तो किसकी बात आएगी? स्पेस एक्स की बात आएगी। ये तो मैंने आपको लगभग बहुत बार, काफी बार करवा दिया। तो कंपनी है स्पेस एक्स, मिशन कौन सा है? स्टारशिप फ्लाइट 13 और प्रक्षेपण तिथि रही थी 24 जुलाई 2026। कहां से किया गया? टेक्सास अमेरिका से प्रक्षेपण किया गया। क्या उपलब्धि रहेगी कि 20 अगली पीढ़ी के स्टारलिंक V3 उपग्रहों का पहला सफल प्रक्षेपण और ये परीक्षण किया जा चुका है और इसकी लैंडिंग होगी हिंद महासागर में। सफल लैंडिंग इसकी रहेगी और रॉकेट की ऊंचाई लगभग 124 मीटर यानी कि 407 फीट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है स्टारशिप। ठीक है, ये मैंने लगभग काफी बार पिछले मैंने करवाया है, लेकिन अब इसको लॉन्च किया जा चुका है स्टारशिप फ्लाइट 13 को। तो ये कहां से? अमेरिका से। प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। वे 2004 से लगातार किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं? तो ये आपने काफी चर्चा में है, क्योंकि हमारे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हमारे जो प्रहलाद जोशी हैं, कौन है? जिनके पास अभी वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है उनका कार्यभार दिया हुआ है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का इनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। तो वो 2004 से लगातार किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद है? तो धारवाड़ से। कहां से है? ऑप्शन नंबर सी, कहां से है? धारवाड़ से। ठीक है, तो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया है, ध्यान रखना। यानी कि पूरा मतलब पूरा इनको भारत का जो है नए शिक्षा मंत्री नहीं बने, लेकिन जो अतिरिक्त कार्यभार है ना शिक्षा मंत्री का, वो इनको दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इस्तीफा दिया 25 जुलाई को। क्या कारण रहा? नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक विवाद के कारण विरोध प्रदर्शन रहा। जंतर मंतर पर छात्रों का कई सप्ताहों का प्रदर्शन रहा, ये आपने पढ़ा। और वर्तमान में जो प्रहलाद जोशी हैं, उनके वर्तमान मंत्रालय देखो, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये वर्तमान में इनके कार्य मंत्रालय है। और शिक्षा मंत्रालय मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनको सौंपा गया है। यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनको सौंपा गया। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि चर्चा में है तो जाहिर सी बात है यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी जिसका उल्लेख सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर किया गया था? अब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, वो लगभग ज्यादा चांस रहेंगे सीएटी के अंदर छपने वाले, क्योंकि सीएटी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो कौन सी योजना है? भव्य रसायन, यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, भव्य रसायन भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। और इस योजना का सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर इसका क्या है? इसकी घोषणा की गई थी। देखो डिटेल, अब इसको याद रखना। भव्य रसायन योजना मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से नई दिल्ली में। क्या उल्लेख है इसका? पहली बार केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा। उद्देश्य भारत में रसायन यानी कि केमिकल उद्योग को बढ़ावा देना और इसकी अवधि रहेगी 2026-27 से 2030-31, यानी कि लगभग 5 वर्षों के लिए इसकी अवधि रहेगी। क्योंकि चर्चा में है
और लक्ष्य रहेगा देश भर में 3 केमिकल पार्क स्थापित करना और ये पार्क कम से कम 2000 एकड़ में फैले होंगे और इनमें 20,000 से 50,000 करोड़ तक रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। तो देश भर के अंदर 3 केमिकल पार्क स्थापित होंगे और इस योजना का समय रहेगा 5 वर्ष के लिए। तो ये भारत में केमिकल यानी कि रसायन उद्योग को बढ़ावा देना, उसके लिए भव्य रसायन योजना को शुरू किया गया है। ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों फोरम बैठक 2026 के पहले दिन की कार्रवाई कहां प्रारंभ हुई है। अब देखो इस प्रकार के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसका उत्तर होगा IIT हैदराबाद के अंदर। तो याद रखना सीधा ही प्रश्न आएगा कि ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों फोरम बैठक 2026 का आयोजन कहां पे हुआ, तो IIT हैदराबाद के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। तो ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों फोरम 2026 स्थान है IIT हैदराबाद। क्या विषय रहा, सतत विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का उपयोग और वैश्विक दक्षिणी सहयोग को सुदृढ़ करना। मुख्य फोकस रहा AI का 3C दृष्टिकोण, यानी कि एक तो कलेक्टिविटी और एक कोलैबोरेटिव और एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ये इन पे मुख्य फोकस रहा। और भागीदारी रही थी ब्रिक्स के 8 सदस्य देश और 5 साझेदार देशों ने इसके अंदर भागीदारी की थी। अब कौन कौन से थे साझेदार देश? नाइजीरिया, वियतनाम, बेलारूस, कजाकिस्तान और मलेशिया। और मेजबान संस्था रही थी इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर है शेखर मांडे। तो ये इन्होंने इसके मेजबान संस्था रहे थे, तो इसलिए IIT हैदराबाद चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 का आयोजन किया गया। विवर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब ये देखो इस प्रकार के फेस्टिवल भी आ सकते हैं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई को। कब से? 24 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा 7 अगस्त तक। कब तक है? 7 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे? केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन चलेगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर C। तो महोत्सव है विवर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026। स्थान याद रखना केंद्रीय कुटीर उद्योग जनपथ नई दिल्ली के अंदर। इसका आयोजक रहेगा विकास आयुक्त हथकरघा, जो वस्त्र मंत्रालय वो रहेगा। और मुख्य आकर्षण भारत की 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों का प्रदर्शन करना, ये इसका मुख्य आकर्षण रहेगा। तो अभी ये चल रहा है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये SI वाले इस क्वेश्चनों को विशेष तौर से याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई 2-3 महीने में चर्चा में ना, तो उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। एक प्रश्न पक्का है, भी आएगा एग्जाम के अंदर। तो 22वें राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया हाफिज उद्दीन अहमद को। ठीक है, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हाफिज उद्दीन अहमद को क्या है, बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो देश बांग्लादेश 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था अप्रैल 2023 के अंदर और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद, यानी कि बांग्लादेश की जो संसद है उनके स्पीकर थे हाफिज उद्दीन अहमद, वो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और संवैधानिक प्रावधान ये है कि 90 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इनकी लगभग 3 महीने तक इनका कार्यभार ये संभालेंगे, उसके बाद भी नए राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज ने 24 जुलाई 2026 को रोमानिया के बुखारेस्ट में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। राज्यसभा के माननीय सभापति CP राधाकृष्णन जी ने 2026 के द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित और मनोनीत राज्यसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किया। रेल व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये पॉइंट नोट कर लेना, 3 नंबर वाला। और केंद्र सरकार ने आयकर विभाग के 2005 बैच के IRS अधिकारी सत्यपाल कुमार को वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया। स्पेन सरकार ने मध्य स्पेन में लगी भीषण आग की जंगल की आग के मद्देनजर आपातकालीन सेवाओं के समन्वय में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो स्पेन ने क्या है, जब उनके जंगलों में आग लगी है तो उसको लिए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ये वन लाइनर चारों के 5 अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक। और कल मैंने शाम को डाला था कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसके लिए भारत ने अभी तक टोटल 3 पदक जीत लिए। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया,
एक खिलाड़ी ने रजत पदक जीत लिया और एक ने कांस्य पदक जीत लिया। कल मैं आपको इनके बारे में डिटेल करवाऊंगा। ओके, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किया करो, इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य, तो ये बनेगा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा किया गया समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस पोत के माध्यम से पूरा किया गया? विक्रांत, सुमेधा, त्रिवेणी, तरंगिणी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टेरडोज, नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीव मंडल के रूप में कब स्थापित किया गया? 1986। एक व्यापक वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ फरवरी 1992। और प्रोजेक्ट टाइगर को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को। अब इनका एलडीसी के अंदर ये प्रश्न आया था कि इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। अब ये तारीख पढ़ लेना अच्छे तरीके से, सीईटी के अंदर ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे। अब देखो नेक्स्ट होज, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? खारदुलुंगा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? और फोटुला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? ये सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं। और सिंपलीपाल जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये सिंपलीपाल तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, दोबारा ये प्रश्न फिर आएगा। ठीक है, ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी एसआई 2021 री एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। और कल मैंने एसआई के लिए प्रमुख पुरस्कार मैंने आपको करवा दिए हैं, वो क्लास आप जरूर देख लेना। और ये सीएटी के लिए, सीएटी 12वीं लेवल एग्जाम के लिए अपने लिए 10 मॉडल पेपर लॉन्च हो चुके हैं। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एग्जाम लेवल इसका पहला मॉडल टेस्ट है, वो कल ऐप के अंदर डाल दिया गया और 10 आपको इसके अंदर टोटल मिलेंगे। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको इसके अंदर साथ में फ्री मिलेगी। ठीक है, और बाकी आरएस प्री की है, सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इनको आप ले सकते हो। तो जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़ें, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।